बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो फ़िलहाल चोर ख्यालात पढ़ने आई तो ख्याल ख्वानी की लहरें भटक कर वापस आ गईं। दूसरी बार उसने मरीना के असल लहजे को गिरफ्त में लिया, तब भी उसके दिमाग तक ना पहुंच सकी। ये बात वाज़े हो गई कि दुश्मनों ने उसे ज़ेर कर लिया है, उसके लहजे को बदल दिया है और मरीना के जहन में जो नया लहजा नक्श किया गया था उसे शितारा नहीं जानती थी, इसलिए अपनी ताबेदार मरीना के दिमाग में नहीं पहुंच पा रही थी। ये उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। एक टेलीपैथी जानने वाली अब उसकी ताबेदार नहीं रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे अपनी आधी ताकत घट गई हो, अपना एक बाजू अचानक टूट गया हो। वो परेशान होकर अपनी जगह से उठ गई, इधर से उधर टहलने लगी। कोई 3 घंटे पहले तक वो गैर मामूली फॉर्मूले हासिल करने के रास्ते पर कामयाबी से जा रही थी। पूरा यकीन था कि मरीना के ज़रिए बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूले हासिल हो जाएंगे, लेकिन अब अचानक ही सारा खेल ख़त्म हो गया था। वो जीतने वाली बाजी हार चुकी थी, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानी जाती। फिर वो फॉर्मूले इतने अहम थे कि वो उनके हुसूल से बाज नहीं आ सकती थी। वो पारस पर तिल मिला रही थी। वो काहिरा में आंख नुमा 2 हीरे छीन कर ले गया था। वो हीरे से सारी दुनिया की बेताज मलका बना सकते थे। वहाँ उसने खुशकिस्मती छीनी, यहाँ सोमालिया में एक टेलीपैथी जानने वाली को छीन लिया। ऐसी बड़ी बड़ी नाकामियाँ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। वो गुस्से से टहल रही थी और कसम खा रही थी कि सिर्फ वो फॉर्मूले ही नहीं, वो हीरा आंखें भी पारस से छीन लेगी। वो एक जगह बैठ गई, दोनों हाथों से सर थाम कर अपने दिमाग को पुरसुकून रखने की कोशिशें करने लगी। अगरचे मरीना हाथ से निकल गई थी और ताकत कुछ कम हो गई थी, ताहम सुपरमास्टर की दोस्ती से एक नई कुव्वत हासिल हो रही थी। अब वो सुपरमास्टर की खतरनाक फोर्स को पारस के पीछे लगा सकती थी। ऐसा करने से ये नुकसान होता कि सुपरमास्टर को उन फॉर्मूलों का इल्म हो जाता। फ़ायदा ये होता कि इस जंगल में पारस के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत को दीवार बना देती। सुपरमास्टर के ख़ास बंदों के दिमागों में रहती। जब वो फॉर्मूले हासिल करने में कामयाब होते तो उनसे वो फॉर्मूले छीन कर अपने कब्ज़े में कर लेती। वो थोड़ी देर इस मंसूबे को अपने दिमाग में पकाती रही। फिर उसने सुपरमास्टर के नुमाइंदे से कहा, तुम्हारे सुपरमास्टर से बात करना चाहती हूँ। नुमाइंदे ने कंप्यूटर के ज़रिए राबता किया। दूसरी तरफ से सुपरमास्टर के अल्फाज कंप्यूटर की स्क्रीन पर उभरे। शितारा ने नुमाइंदे के ज़रिए पढ़ा। वहाँ लिखा था, हेलो शितारा, मैं हाजिर हूँ, बोलो क्या बात है। नुमाइंदे ने शितारा का जवाब वहाँ तक पहुँचाया। उसका जवाब था, मैं कुछ अहम और बहुत ही राज की बातें करने आई हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, बेझिझक कहो, ये नुमाइंदा हमारा गहरा राजदार है। वो बोली, तुम्हें वो लड़की याद होगी जो पैदाइशी तौर पर ना लड़का थी ना लड़की। बाद में उसके साथ जेरी ने जबरन ऑपरेशन के ज़रिए उसे लड़की बना दिया था। मुझे याद है, तुम बारबरा की बात कर रही हो। हाँ, वो बारबरा पारस के साथ सोमालिया के जंगल में है। क्या वाकई? वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने यूसुफुल बुरहान उर्फ पाशा का नाम और उसकी गैर मामूली सलाहियतों के मुतल्लिक कुछ सुना है? नहीं, ये पाशा कौन है? वो पाशा के मुतल्लिक तमाम बातें तफसील से बताने लगी। सुपरमास्टर ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को गलत नहीं कह सकता, लेकिन ये नाकाबिले यकीन बात है। वो पाशा हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता है, गहरी तारीकी में देख लेता है, फौलादी जहन रखता है और चटानी जिस्म रखता है। ये सब किस्से कहानियों की बातें लगती हैं। इब्तदा में हर नई चीज़ हैरत अंगेज़ और नाकाबिले फ़हम होती है। जिसे आज हमारा दिमाग तस्लीम नहीं करता, उसे आने वाला वक्त तस्लीम करा देता है। वैसे तुम यकीन ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि फ़रहाद का बेटा पारस इस गैर मामूली शख्स पाशा और बारबरा के साथ जंगल में है? हाँ, बारबरा हमारी ट्रांसफॉर्मर मशीन की पैदावार है, वो हमारी मलकियत है। अगर वो अफ्रीका के जंगल में है तो हम अपने यहाँ टेलीपैथी जानने वालों की कमी पूरी करने के लिए उसे ज़रूर हासिल करेंगे। लगे हाथों पारस हमारे काबू में आ जाए तो हम सोनिया सानी के फरेब का इंतकाम ले सकेंगे। फिर पाशा की भी गैर मामूली सलाहियतों को आजमा लिया जाएगा। वो बोली, इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। वो तीनों लॉन्च के इंतज़ार में घाट स्टेशन की 4 दीवारी में रात गुजार रहे थे। पहली कोशिश तो ये करो कि उन्हें दरिया पार करने के लिए कोई लॉन्च ना मिले। फ़ौरन हॉट लाइन पर सोमालिया के हुकाम से कहो कि दरियाए जोबा में चलने वाली तमाम लॉन्चों के मालिकान को हुक्म दिया जाए कि 12 घंटों तक कोई लॉन्च ना चला सके,
किसी मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाया जाए। मैं अभी हॉट लाइन पर बात करता हूँ। बाय द वे, उनके दरिया पार करने से हमें क्या नुकसान पहुंचेगा? वो दरिया पार करने के बाद पापगमाइस कबीले में पहुंच जाएंगे। वहाँ 20 फुट ऊंचे बुत के अंदर वो फॉर्मूले छुपा कर रखे गए हैं। तुम जानते हो पारस कितना मक्कार है। वो समझ रहा होगा कि वापसी के तमाम रास्तों पर हम और यहूदी कितने सख्त पहरे लगा चुके होंगे। वो फॉर्मूले लेकर इथियोपिया या कीनिया की तरफ चला जाएगा। फरहाद वसी ज़राए का मालिक है। बेटे के लिए जंगल के किसी मैदानी इलाके में हेलीकॉप्टर भेज देगा। इसलिए कहती हूँ दरिया में लॉन्चों की रवानी बंद करा दो। सुपर मास्टर ने हॉटलाइन पर सोमालिया के एक आला हाकिम से राबता किया। फिर उससे कहा, हमने पिछली बार 1000 टन अनाज और दवाइयाँ भेजी थीं। एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर वहाँ पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक फरमाइश फ़ौरन पूरी करो। दरियाए जोबा पर चलने वाली तमाम लॉन्चों की आमदोरफ्त को रोक दो। आइंदा 12 घंटों तक कोई लॉन्च ना चले, कोई मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। सोमालिया के हाकिम ने कहा, जनाब, उस दरिया में पिछली रात से एक भी लॉन्च नहीं चल रही है। हम हैरान हैं कि फ्रांस, इसराइल और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक दरियाए जोबा की लॉन्चों से क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? सुपरमास्टर ने पूछा, फ्रांस और इसराइल की तरफ से तुम्हें क्या कहा गया है? पहले फ्रांस की तरफ से यही फरमाइश की गई जो आप कह रहे हैं। फिर एक इसराइली हाकिम ने उनसे कहा कि हम उनके एक आदमी की हिफाजत के लिए अपने मुसल्ला सिपाही घाट स्टेशन भेज दें। मैं सिर्फ 2 सिपाही भेजना चाहता था, मगर कोई टेलीपैथी जानने वाली मेरे दिमाग में आ गई। वो मुझे तरह तरह से मजबूर कर रही है। शितारा ने सुपरमास्टर से कहा, यल्पा होगी जो उस जंगल में अपने लोगों की हिफाजत के लिए सोमालिया के सिपाहियों से काम ले रही है। लेकिन फ्रांस के हाकिम ने दरिया में लॉन्चों की रवानी रोकने को क्यों कहा है, जबकि पारस, बारबरा और पाशा को दरिया पार करना है? फ्रांस के हाकिम की पुश्त पर यकीनन फरहाद है। उसने पारस के लिए दरिया पार करने की कोई आसानी पैदा कर दी होगी। बाकी दूसरी टीमों को रोकने के लिए वो दरियाई रास्ता बंद करा चुका है। मेरी खुफिया फ़ौज 7 घंटे के अंदर सोमालिया पहुंच जाएगी। मैं देखूंगा कि फरहाद किस तरह हमारा रास्ता रोकेगा। मैं गाइड करने के लिए उस फ़ौज के कमांडर के दिमाग में रहूंगी। तुम्हें रहनुमाई के लिए ज़रूर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन तुम नहीं जानती हो, मेरी खुफिया फ़ौज के जो 15 ज़बरदस्त गुरिल्ला फाइटर वहाँ जाएंगे, वो सब योगा के माहिर हैं। उन सब के दिमाग इतने हसास हैं कि वो किसी भी पराई सोच की लहर को गवारा नहीं करते। लेकिन मैं पराई नहीं हूँ। तुम और तुम्हारे आला हुकाम मुझे सुपर मैडम बना चुके हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन खुफिया फ़ौज का कोई जवान अपने ख़ास टेलीपैथी जानने वालों को भी दिमाग में जगह नहीं देता है। सोनिया सानी भी उनमें से किसी के दिमाग में कभी ना जा सकी। वैसे तुम्हारे लिए ये सहूलत हो सकती है कि उन 15 योगा जानने वालों के साथ एक आम फौजी जवान मौजूद रहे, जिसके दिमाग में रहकर तुम बाकी तमाम को गाइड करती रहोगी। नहीं सुपरमास्टर, मैं किसी एक जवान पर तकिया नहीं करूँगी, और ये मेरी इंसल्ट है कि तुम्हारे फौजी मुझे अपने अंदर आने नहीं देंगे, और जब चाहेंगे मुझे धोखा देंगे, मुझे अपने दरमियान से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। शितारा, तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। हमारे फौजी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, उन पर भरोसा करो। भरोसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आज ही मरीना से धोखा खाया है। उस जलील कमीनी को मैंने अपनी सहेली बनाया। वो वफादारी साबित करती रहती तो शायद मैं उसे अपनी भाभी बना लेती, लेकिन उसने जल्द ही मेरी आंखें खोल दी। क्या मरीना तुमसे अलग हो गई है? हाँ, उसने अपने दिमाग को लॉक करा लिया है। पहले वो मेरी ताबेदार थी, अब आज़ाद हो गई है। क्या वो भी उस जंगल में है? हाँ, मेरा ख्याल है उसे फरहाद ने ट्रैप किया है, और अगर वो फरहाद के दाम में नहीं आई है तो फिर अपने 2 मातहतों सफूरा और अब्दुल्ला के साथ किसी बड़ी ताकत की मोहताज हो गई है। हो सकता है वो यहूदियों से मदद मांगे या तुमसे मदद चाहे। ऐसे में तुम क्या करोगे? शितारा, मेरा इम्तिहान ना लो, अकल से सोचो। मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो वो फरहाद या यहूदियों की चुहली में गिर जाएगी। हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। तुम गुस्सा करोगी, उसे ठुकराओगी, हमारे पास आने से भी रोकोगी तो नतीजा साफ जाहिर है, वो दुश्मनों के हाथ मजबूत करेगी। मैं मानती हूँ, बेशक मरीना को दुश्मनों की झोली में नहीं गिरना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे पास आएगी तो मेरी हैसियत क्या रह जाएगी? तुम सुपर मैडम रहोगी। सुपर मैडम को तुम्हारे खुफिया फौजी अपने दिमागों से धुतकार देते हैं। मुझे ऐसा मजाका खेज ओहदा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी ज़ात पर भरोसा करो। अपने खुफिया फौजियों को हुक्म दो कि वो मेरे लिए अपने दिमागों के दरवाजे खोल दें। वो तुम्हारे ख़ास फौजी हैं।
अगर ये बहाना करोगे कि वो तुम्हारा हुक्म नहीं मानते तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे दिल में खोट है। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने फौजियों से कह दूंगा, तुम ख़ास ज़रूरत के वक्त उनसे राबता कर सकोगी। सिर्फ ख़ास ज़रूरत के वक्त वो आने देंगे, फिर मुझे अपने अंदर से भगा देंगे। नो सुपर मास्टर, नो। मैं इस मुख्तसर सी फ़ौज के कमांडर और 2-4 ख़ास जवानों पर तनवीमी अमल करूँगी, उन्हें अपना मामूल बनाऊंगी ताकि मैं अपने ख़िलाफ़ उनके चोर ख्यालात मालूम करती रहूँ। शितारा, ये तुम बचगाना बातें कर रही हो। अगर मैं कहूँ कि तुम हमारे टेलीपैथी जानने वाले विकी सोल के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो और उसे तनवीमी अमल की इजाज़त दो, तो क्या तुम अपने चोर ख्यालात पेश करने के लिए मामूला बन जाओगी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दूध की जली हूँ, छाछ भी फूंक फूंक कर पीऊँगी, किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। सुपर मास्टर ने कहा, अपनों और बेगानों से धोखे मिलते ही रहते हैं, फिर भी इंसानों की दुनिया में जीने के लिए किसी ना किसी पर भरोसा करना ही पड़ता है। मेरा मशवरा है, तुम अभी ठंडे दिमाग से अपने हालात पर गौर करो। मेरी खुफिया फ़ौज के सोमालिया पहुंचने तक ऐसा दानिशमंदाना फ़ैसला करो कि हमारी तुम्हारी दोस्ती रफ्ता रफ्ता मुस्तहकम होती जाए। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। उसने पारस पर गालिब आने के लिए सुपर मास्टर से दोस्ती की ताकि जंगल में फ़ौरन सुपर पावर की तरफ से खातिर खा मदद आ जाए, लेकिन मरीना की अलहदगी से बात बिगड़ती ही जा रही थी। अगर शितारा अभी सुपर मास्टर के लिए चैलेंज बन जाए तो मरीना सुपर मास्टर के ओहदे पर आकर जिम्मेदारियां संभाल लेती। फिर वो फॉर्मूले हासिल करने के लिए आखिरी जरिया सुपर मास्टर ही रह गया था। शितारा का कोई आलाकार अफ्रीका में नहीं था। उसने दूसरे ममालिक में ख़तरनाक आलाकार पाल रखे थे। वहाँ से उन काबिल एतमाद आलाकारों को सोमालिया पहुँचाने के लिए वो फौरी इंतज़ामात नहीं कर सकती थी। उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि वो मुखालिफिन से भरी हुई दुनिया में तन्हा रह गई थी। भाई सरना अपनी खोई हुई कुव्वतें हासिल करने में मसरूफ़ रहता था। उसे नशे का ऐसा चस्का पड़ा था कि वो सांस रोकने की मशकों के दौरान थक जाता था, हाँफने लगता था, बहन के किसी काम नहीं आ सकता था। ऐसे में अक्ल समझा रही थी कि उसे किसी बड़े मामले में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए कुछ अरसे तक तमाम मसरूफियात मुलतवी कर देनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन इन नुकसानात को पूरा करने के लिए आदमी मज़ीद मामलात में उलझता चला जाता है। ये बात समझ में नहीं आती कि आर्जी तौर पर जंग से बाज आकर पीछे हटना और नई तदाबीर आजमाना लाजिम होता है। उसने फैसला कर लिया कि कम से कम 6 घंटों तक ख्याल ख्वानी नहीं करेगी, बल्कि सो जाएगी। जागने के बाद भी खूब आराम करेगी। दाई माँ के साथ हंसती बोलती रहेगी। उसे मौसीकी अच्छी लगती थी। वो अक्सर आराम व सुकून के लिए नीम क्लासिकल गीत और धुनें सुना करती थी। लिहाजा उसने तय कर लिया कि वो दूर ही से फॉर्मूले हासिल करने वालों का तमाशा देखती रहेगी, किसी से दिमागी राबता नहीं करेगी। अलबत्ता इस ताक में रहेगी कि फॉर्मूलों को किसी तरह उचक लेने का अचानक मौका मिल जाए तो वाह वाह, ना मिले तो सोग नहीं मनाएगी। दाई माँ ने आकर कहा, आग लगे तुम्हारी टेलीपैथी को, ये कैसी जालिम विद्या है कि तुम्हें अपनी खबर नहीं रहती। तुम जीते जी आधी मर जाती हो। वो हंसती हुई उठी, फिर दाई माँ के दोनों बाजुओं को थाम कर उसके साथ एक दायरे में घूमती हुई बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अकल आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाने की दौड़ लगाती रहूँगी तो जवानी में बूढ़ी हो जाऊँगी और वक्त से पहले मर जाऊँगी। वो दाई माँ को सोफे पर बिठाकर खुद फर्श पर बैठ गई, फिर उस बूढ़ी की गोद में सर रखकर बोली, आज मैं शाम तक तुमसे बातें करूँगी और खूब हंसती बोलती रहूँगी, 1 मिनट के लिए भी ख्याल ख्वानी नहीं करूँगी। वो बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। चलो उठो, गुस्ल करो, कुछ खाओ पियो, फिर अच्छी तरह नींद पूरी करो। जागने के बाद तुम्हें इस 4 दीवारी के बाहर खुली फ़ज़ा में ले जाऊंगी। वो थोड़ी देर तक गोद में सर रखे बैठी रही, उससे बोलती रही। दाई माँ बड़ी ममता से उसका सर सहलाती रही। ऐसे ममता भरे अंदाज से उसे नींद आने लगी। पिछले 24 घंटों से जाग रही थी। सुकून परवर आगोश मिलते ही वो चंद सेकंड में सो गई। उसे होश ना आ रहा कि वो कहाँ है, कहाँ गुम हो गई है। इंसान जितनी देर गहरी नींद सोता है उतनी देर के लिए खुद अपने लिए मर चुका होता है। उतनी देर वो अनाज का एक दाना उठाकर नहीं खा सकता। अगर नंगा सो रहा हो तो उठकर एक लंगोट नहीं पहन सकता। हर रात नींद हमें समझाती है कि दुनिया की तमाम दौलत और तमाम फतूहात को तुम सोते वक्त अपने काम में नहीं ला सकते। 24 घंटों में कम से कम 6 घंटे दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आती। ये एक सबक है
یہ عبرت ہے کہ موت کے بعد کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کچھ طلب نہیں کرتا، اور نیند میں وہ طلب نہیں کر سکتا، اس لیے آرام سے رہتا ہے۔ اگر وہ بیداری میں بھی طلب محدود کر لے، کم سے کم پر قناعت کرے، تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس پر کہیں سے عذاب نہیں آئے گا، کوئی پریشانی اسے چھو کر نہیں گزرے گی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو شام ہو چکی تھی۔ دائمہ نے الماری کھول کر کہا، جاؤ غسل کرو اور بتاؤ کون سا لباس پہنو گی۔ اس نے اٹھ کر ایک شلوار قمیض کا انتخاب کیا، پھر غسل خانے میں چلی گئی۔ دنیا کے تمام ممالک کے تمام بڑے شہروں میں اس کی شاندار کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ وہ اپنے حالات اور دشمنوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کسی ملک کے کسی شہر میں قیام کرتی تھی۔ موجودہ حالات میں اسے مجھ سے اور پارس سے کئی طرح کے اندیشے تھے۔ اگرچہ اس نے اپنے بھائی پیپے سرنا کا برین واش کیا تھا، اس کے دماغ سے میرے تنویمی عمل کے تمام اثرات مٹا دیے تھے، پھر بھی اندیشہ تھا کہ میں نے سرنا کو رہا کرنے کے بعد اس خفیہ مقام تک اس کا تعاقب کیا ہوگا جہاں اس نے بھائی کو لے جا کر چھپایا ہے۔ اس طرح میں بھائی کے ذریعے بہن تک پہنچ سکتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ پارس سے کچھ زیادہ ہی اندیشہ تھا۔ اس سانپ کی یہ خوبی بڑی تشویشناک تھی کہ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں اور تہ در تہ میک اپ میں چھپے ہوئے چہروں کو ان کے بدن کی مہک سے پہچان لیتا تھا۔ ایسے میں وہ جس جگہ رہتی، اس شہر میں اگر پارس اسے تلاش کرنے آتا تو چہرے سے نہ پہچاننے کے باوجود کسی راستے یا شاپنگ سینٹر میں قریب سے گزرتے ہوئے اس کی مہک سے اسے پہچان لیتا۔ یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ وہ ناگ فارمولے حاصل کرنے کے بعد اسے ڈسنا چاہے گا، اس مقصد کے لیے اسے تلاش کرے گا اور سوچے گا کہ وہ کس ملک اور کس شہر میں مل سکتی ہے۔ پیرس تو میرے تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کی آماج گاہ تھی۔ انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، سسلی اور یونان سب ہی فرانس کے آس پاس کے ممالک تھے۔ پارس بڑی سہولت سے ان ممالک میں اسے تلاش کرنے جا سکتا تھا۔ امریکہ کے شہروں کے متعلق اس نے سوچا، وہاں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا قحط پڑ گیا ہے، ایسے میں تمام دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والے اپنے اعلی کاروں کے دماغ میں موجود رہیں گے اور سپر ماسٹر کی کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ ان لوگوں کا تماشا دور ہی سے دیکھنا چاہیے، اس ملک کے کسی شہر میں فی الحال نہیں رہنا چاہیے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ وہ ہندو ہے، پارس سوچے گا کہ وہ ہندوستان میں ہے، لہٰذا وہ وہاں کے مختلف شہروں میں اسے تلاش کرنے جائے گا۔ البتہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جائے گا کہ ایک ہندو دشمن عورت آ کر رہے گی۔ پھر پارس کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان سے رہ کر گیا ہے، اتنی جلدی ادھر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے ہر پہلو سے اپنے حالات اور پارس کی مصروفیات کا جائزہ لیا، پھر اسلام آباد آ گئی۔ اسلام آباد میں اس کی ایک محل نما شاندار کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کا مالک دراصل ایک بہت بڑا جاگیردار اللہ وسایہ تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی بانو شہناز تھی۔ اللہ وسایہ نے وہ شاندار کوٹھی اپنی بیٹی کے نام کی تھی اور شیتارہ نے اس کی بیٹی بانو شہناز کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ اس کا یہی طریقہ کار تھا۔ وہ ہر ملک کے ہر شہر میں ایسا دولت مند دیکھتی تھی جس کی ایک ہی جوان بیٹی ہو اور کوئی بیوی بچہ یا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ زیادہ رشتہ دار ہونے سے ان سب کے نام اور رشتے یاد رکھنے پڑتے تھے، پھر ان کے آنے جانے اور ملاقاتیں کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی تھی اور وقت الگ ضائع ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں بھی اس نے بانو شہناز کو اسی لیے تابعدار بنایا تھا کہ اس کے جاگیردار باپ اللہ وسایہ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹی مغرور تھے، دور کے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے جب شیتارہ اس کی جگہ آتی تھی اور اس لڑکی کو کسی دوسرے ملک میں رہائش کے لیے بھیج دیتی تھی تو اس پر شبہ کرنے والا کوئی دور یا نزدیک کا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا۔ اس نے قاہرہ سے روانہ ہونے سے پہلے اسلام آباد کی بانو شہناز کو لندن جانے کا حکم دیا۔ لندن کی ڈمی شیتارہ اور ڈمی سرنا کو سمجھا دیا کہ وہ شہناز پر نظر رکھیں اور جب تک دوسرا حکم نہ ملے اسے واپس اسلام آباد نہ جانے دیں۔ اس طرح وہ بانو شہناز کے روپ میں اس کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات کے ساتھ پہنچی تو قانون کی دسترس سے دور رہی۔ باپ نے بھی اسے بیٹی سمجھا کیونکہ وہ بھی لا علمی میں اس کا معمول اور تابعدار تھا۔ وہ جس ملک میں بھی جاتی وہاں دائی ماں کو ضرور ساتھ رکھتی تھی اور ٹیلیپیتھی کے ذریعے اس بوڑھی کے دماغ میں اس ملک کی زبان اور تہذیب کو نقش کر دیتی تھی۔ اسلام آباد میں شیتارہ اور دائی ماں کو دیکھ کر کوئی ان پر ہندو ہونے کا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہونڈا ایکارڈ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر کھلی فضا میں تفریح کے لیے نکلیں
मौसम खुशगवार था, हवा में खुनकी थी। साफ सुथरा शहर थके हुए जहन को ताजगी दे रहा था। सितारा ने कहा, वाकई जहनी परेशानियां हों तो इस शहर में आकर रहना चाहिए, बशर्तिए कि सियासी परेशानियां ना हो। ये शहर सिर्फ सियासतदानों के लिए सर का दर्द है। वो दोनों किसी ड्राइवर की मौजूदगी में खामोश रहती थी। सितारा उसके दिमाग में आकर बोलती थी। दाई माँ ने कहा, यहाँ के लोग कितने महंगे लिबास पहनते हैं, कीमती एयर कंडीशनड गाड़ियाँ हर रास्ते पर नजर आती हैं। पाकिस्तान के लोग अमीर हैं लेकिन हुकूमत गरीब और अरबों डॉलर की मकरूज है। हमारे भारत के लोग गरीब हैं लेकिन भारतीय फौज हथियारों और दीगर कुव्वतों से माला माल है। सितारा ने हंसते हुए कहा, ये मुसलमान अंदर से खोखले और बाहर से दौलतमंद और ताकतवर दिखाई देते हैं। ये इतने खोखले हो गए हैं कि बोस्निया और सोमालिया के मुसलमानों के आंसू पोंछने के भी लायक नहीं। वाकई बड़ी हैरानी की बात है, इस्लामी ममालिक में बेइंतहा दौलत है, फिर भी वो आफत ज़दा मुसलमानों की मदद नहीं करते। कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, इन लोगों में गुरूर और नुमाइश की आदत बहुत है। तुमने आज का अखबार देखा है? नहीं, कोई ख़ास खबर है क्या? खबर हमारे लिए नहीं, मुसलमानों के सोचने और समझने के लिए है। ब्रुनाई के सुल्तान ने अपनी कार में 85 किलोग्राम सोना लगाया है। दुनिया की सबसे महंगी कार का नाम फेरारी है। ये कार इतनी महंगी है कि पूरी दुनिया में उसकी तादाद सिर्फ 1000 है। उसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 80 लाख रुपए है। ब्रुनाई के सुल्तान ने उस कार की बॉडी में जो सोना लगवाया है, उसके बाद वो कार करीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की हो गई है। अफ्रीका के कई ममालिक के मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में भूख और बीमारियों से मर रहे हैं, और एक इस्लामी मुल्क का सुल्तान 2.5 करोड़ की सोने की कार में बैठकर शाहाना अजमत की नुमाइश करता है। क्या खूब तमाशा है दाई अम्मा। वो दोनों हंसने लगीं। बात सिर्फ उन दोनों के हंसने की नहीं है। हम मुसलमान ना ये देख सकते हैं, ना समझ पाते हैं कि दुनिया की दूसरी तमाम कौमें और दूसरे मज़ाहिब के लोग हम पर किस तरह हंसते हैं। वैसे जिस कौम पर बेहिसी और बेगैरती मुसल्लत हो जाए, वो बाजार में नाचने वाली तवाइफ की तरह किसी की हंसी की परवाह नहीं करती। इस वक्त सितारा और दाइमा ने मुसलमानों पर कहकहा लगाकर एक गलती की। कार ड्राइव करने वाला नौजवान चौंक गया, हैरान होकर सोचने लगा। पीछे बैठी हुई बीबी जी और उनकी गवर्नेंस बिल्कुल खामोश बैठी हुई थीं, फिर दोनों ही किसी बात पर कहकहा लगा रही हैं। उसने अचानक ही कार रोक दी, फिर पलटकर उन्हें देखा। सितारा ने पूछा, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? वो बोला, सॉरी बीबी जी, मैं पूछना चाहता हूँ मुझसे क्या हमाकत हो गई कि आप दोनों को हंसी आ रही है। दोनों ने एक दूसरे को चोर नज़रों से देखा। उन्हें गलती का एहसास हो गया। जब बात नहीं हो रही थी, कोई लतीफ़ा बयान नहीं किया जा रहा था, तो वो बैक वक्त क्यों हंस पड़ी थीं? उन्हें हंसी पर काबू पाना चाहिए था। दाइमा ने कहा, तुमसे कोई हमाकत नहीं हुई है, गाड़ी चलाओ। अभी चलाता हूँ, लेकिन कोई बात मुझे परेशान करती है तो मेरे अंदर गैस भर जाती है। मैं कोई काम सही तौर से अंजाम नहीं दे सकता। ऐसी हालत में कार चलाऊंगा तो एक्सीडेंट का खतरा है। सितारा ने कहा, परेशान क्यों होते हो? तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात तो नहीं हुई है। हमें अचानक ही एक बात पर हंसी आ गई थी। मगर बीबी जी, आप दोनों ने कोई बात ही नहीं की थी, और जब बात नहीं की थी तो फिर किस बात पर हंसी आ गई थी? जुबान से बात करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सोचकर भी हंसी आ जाती है। यानी दोनों ने बैक वक्त हंसने की बात सोची और बैक वक्त हंस पड़ी। ऐसा तो टेलीपैथी के जरिए हो सकता है। क्या? वो दोनों चौंक पड़ी। यूं लगा जैसे सितारा की ख्याल ख्वानी का भेद खुल गया हो। उस नौजवान को अभी हाल ही में बानो शहनाज ने ड्राइवर के तौर पर रखा था। सितारा ने बानो शहनाज के जहन से जो बातें मालूम की, उनके मुताबिक उसका नाम आदिल चंगेज़ी था। उसने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था, फिर बानो शहनाज के इश्क में ड्राइवर बन गया था। ये इश्क पिछले 1 माह से शुरू हुआ था। शहनाज उसे पसंद करती थी लेकिन इश्क नहीं करती थी। पसंदीदगी की वजह यह थी कि उसे इस्लामाबाद के माहौल में तालीम याफ्ता ड्राइवर की ज़रूरत थी। दूसरी वजह यह थी कि वो खूबरू भी था और अहमक भी, अपनी बातों और हरकतों से दिलचस्पी पैदा करता रहता था। सितारा ने शहनाज के ख्यालात पढ़कर आदिल चंगेज़ी के मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात हासिल की थीं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका था कि वो टेलीपैथी के सिलसिले में कुछ जानता है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में आई। उसने ज़रा बेचैनी महसूस की, फिर सांस रोक ली। उसके बाद खुश होकर बोला, बीबी जी, मेरी बरसों की दुआ कबूल हो रही है।
शायद फरहाद भाईजान मेरे दिमाग में आना चाहते हैं। शितारा ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम फरहाद अली तैमूर को जानते हो? क्या वो तुम्हारे दिमाग में आता है? आपने भी क्या सवाल किया है? भला फरहाद भाईजान को कौन नहीं जानता? जब मैं 7वीं जमात में था तब से भाईजान की दास्तान पढ़ रहा हूँ। ये मेरी बॉडी देख रही हैं? उनकी दास्तानें पढ़ पढ़ कर मैंने ये सेहत और जान बनाई है। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की है और पूरे 5 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ। क्या तुमने टेलीपैथी भी सीखी है? कोशिश की थी, मगर 1 बरस तक शमा को तकते तकते अंधा हो गया था। मेरे बाप ने मेरी खूब पिटाई की मगर मैं बाज ना आया। अपनी अम्मी से कहता था कि वो हर माह फरहाद भाईजान की नई दास्तान पढ़ के सुनाया करें। अम्मी मुझ पर जान देती थीं। जब तक जिंदा रहीं मुझे दास्तानें पढ़कर सुनाती रहीं। मौत से पहले वसीयत लिख दी कि उनकी आंखें मुझे अता की जाएं। आप मेरी आंखों को देखें, मैं अपनी अम्मी की आंखों से आप लोगों को देख रहा हूँ। दाइमा ने पूछा, क्या अब अपनी माँ की आंखों से शमा बीनी की मशकें करते हो? वो बोला, अब तो कान पकड़ के तौबा करता हूँ। ये इल्म खुदा की देन है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। मैंने समझ लिया है कि अल्लाह ताला को मेरी ख्याल ख्वानी मंजूर नहीं। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी बरसों की दुआ कबूल हो रही है। तुम्हारे भाईजान तुम्हारे दिमाग में आना चाहते हैं, फिर तुमने सांस क्यों रोक ली? मैं उल्लू का पट्टा हूँ, कभी कभी ज़बरदस्त हमाकतें कर बैठता हूँ। मैंने बेख्तियार सांस रोक ली थी। बाद में गलती का एहसास हुआ। मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद वो दोबारा मेरे दिमाग में आएंगे। ठीक है, जब आएंगे तो हमें भी बता देना। मैं भी तुम्हारे भाईजान से बातें करूँगी। अभी गाड़ी चलाओ। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी जी? गाड़ी तो नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? इसलिए कि गाड़ी चलाने के दौरान भाईजान दिमाग में आएंगे तो मैं खुशी और घबराहट में गाड़ी उलट दूंगा। मेरा मतलब है ऐसे वक्त में स्टीयरिंग मेरे काबू में नहीं रहेगी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, दाइमा, मैं इस अनजाने शहर में गाड़ी नहीं ड्राइव करना चाहती और ये पागल का बच्चा फरहाद के इंतज़ार में हमें यहाँ बिठाए रखेगा। दाइमा ने कहा, यह हमारे दुश्मन से दीवानावार मोहब्बत करता है मगर अहमक है, हमारे लिए बेज़रर है। इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। फरहाद की रिश्तेदार बनकर इसकी खोपड़ी में जाओ। शितारा उसके दिमाग में आई। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, नहीं, अब मैं सांस नहीं रोकूंगा। प्यारे भाईजान, या आप ही हैं ना? शितारा ने कहा, मैं भाईजान नहीं हूँ। मेरी निस्वानी आवाज़ से बूझो कि मैं कौन हूँ। वो कुछ सोचकर बोला, हाँ समझ गया, आप मेरी भाभी जान रसवंती हैं। खबरदार, ऐसा हिंदुआना नाम ना लेना। अब तो वो मोहतरम आमना कहलाती हैं और वो दुनिया वालों से मुंह मोड़ कर गोशा नशीनी इख्तियार कर चुकी हैं। वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी। अच्छा, समझ गया। फिर तो आप भाईजान की दूसरी शरीके हयात लैला हैं। वाह, तुम बहुत अक्लमंद हो, आखिर मुझे पहचान ही लिया। उसने खुश होकर शितारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, बीबी जी हाथ मिलाइए। मेरे दिमाग में भाभी जान आई हैं। वो मुझसे बातें कर रही हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इस खुशी में जल्दी से हाथ मिलाइए, अभी मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी हैं। दाई माँ ने नागवारी से कहा, ए ड्राइवर, अपनी औकात देख, अपनी मालका का हाथ पकड़ना चाहता है। वो बोला, ए बुढ़िया चुप कर, 2 बराबर वालों के बीच में ना बोल। मुझे भाभी जान का ताउन हासिल हो रहा है। इस लम्हे से मैं ड्राइवर नहीं, बीबी जी का होने वाला शौहर हूँ। दाई माँ ने गुस्से से कहा, अरे ओ गधे के बच्चे, तू हवा में उड़ने लगा है। वो बोला, मेरी प्यारी लैला भाभी जान, प्लीज़ आप इस बूढ़ी खोसट की ज़ुबान बंद करें, वरना ये मुझे रिश्ते की बात नहीं करने देगी। शितारा ने दाई माँ के अंदर आकर कहा, तुम देख रही हो कि ये निरा अहमक है, फिर इसकी बातों का बुरा क्यों मानती हो? मुझे मुसलसल परेशानियां उठाने के बाद ये खिलौना दिल बहलाने को मिला है। हमें तफरीही मूड में रहना चाहिए। तुम दोनों होंठों को बंद कर लो। वो खुश होकर बोला, हाँ ये हुई ना बात, दोनों होंठ चिपक गए हैं, अब ये कब्र में जाकर खुलेंगे। दाई माँ अंदर ही अंदर से तिल मिलाकर रह गई। शितारा ने कहा, आदिल अब गाड़ी चलाओ। वो बोला, बीबी जी नहीं, अब तुम बीबी जी नहीं हो, मेरी बानो शहनाज हो। मैं होने वाले शौहर की हैसियत से हुक्म देता हूँ, खामोश बैठी रहो, गाड़ी चलाने को ना कहो। मैं भाभी जान से ज़रूरी गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो फिर उसके अंदर आकर बोली, सड़क के किनारे ज़रूरी मसले पर गुफ्तगू नहीं होती। बानो शहनाज को पर्ल कॉन्टिनेंटल पहुँचा दो, वहाँ पार्किंग एरिया में पहुँचकर मेरा इंतज़ार करना। मैं आऊँगी, अभी जा रही हूँ। वो उसके दिमाग से निकल गई। उस बेचारे पर सहर तारी हो गया। वो जो फरहाद की बात करके गई थी, ऐसी हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन मुसर्रतें
उस कम नसीब को मिली थी। उसका बस चलता तो वो उन मुख्तसर से लम्हात को याद करते करते ज़िंदगी गुजार देता। सितारा ने पिछली सीट से कहा, आदिल खुदा के लिए चलो। वो ख्यालात से चौंक गया। फिर उसने ये सोचकर गाड़ी स्टार्ट की कि होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल के पार्किंग एरिया में पहुंचने से भाभी जान फिर दिमाग में आएंगी, लिहाजा वहां जल्द पहुंचना चाहिए। वो तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ होटल के अहाते में आ गया। सितारा दरवाज़ा खोलकर दाई माँ के साथ बाहर आई, फिर वहां से चलती हुई डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।